यूनिवर्स में सिंपली सारी स्टोरी बता दी मैंने, गैलेक्सियाँ ये वो कितनी सारी चीज़ें आती हैं। देखो आप हैरान हो जाओगे कि अनंत मतलब अनकाउंटेबल स्टार्स, देयर आर सो मेनी स्टार्स। तो यूनिवर्स दो चीज़ों से बनता है। यूनिवर्स में क्या आता है? स्टार्स एंड प्लैनेट्स। अब इसको इस वे में लिटरली मत लेना, इसमें और भी एक चीज़ होती है, एस्टेरॉइड्स भी होते हैं। मैंने एस्टेरॉइड लिखा है, कहीं कहीं पे ऐसे भी लिखा होगा एस्टेरॉइड। ठीक है, ये अमेरिकन यूके राइटर्स की प्रॉब्लम है, जब भी जैसे भी लिखूँ आप इसको सही मान लेना। तो यूनिवर्स में, यूनिवर्स किन दो चीज़ों से बनता है? स्टार्स होते हैं, प्लैनेट्स होते हैं, एस्टेरॉइड्स होते हैं, और साथ में मेटेरॉइड्स भी होते हैं, मेटेराइट्स भी आते हैं। ठीक है, क्या है स्टार्स, क्या है प्लैनेट्स? अगर इनके बारे में हम समझना चाहें तो 2 मिनट मुझे लगेंगे दो चीज़ें समझने में। इनमें लाइट और एनर्जी। नो लाइट नो एनर्जी। इनमें कोई लाइट नहीं होती, इनमें कोई एनर्जी नहीं होती। प्लैनेट्स में अपनी कोई लाइट नहीं होती, अपनी कोई एनर्जी नहीं होती। स्टार्स में लाइट होती है और स्टार्स में एनर्जी होती है। और मैं आपको ये समझा देता हूँ कि एनर्जी किधर से आती है स्टार में, कौन सी एनर्जी होती है। तो देखो बुक में ना बच्चे चीज़ें लिखी हैं, जितनी को मैं समझाऊँ समझ लेना सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा डिटेल में मत जाना, क्योंकि वो तो सारे कंसेप्ट है साइंस के और वो हम साइंस में सेट डालेंगे। जितनी आपको टॉपिक समझने के लिए ज़रूरत है वो मैं यहीं पर करा दूँगा। तो एनर्जी कहाँ से आती है? इसको कहते हैं थर्मो न्यूक्लियर एनर्जी। थर्मो न्यूक्लियर एनर्जी। अगर मैं थर्मो न्यूक्लियर एनर्जी की बात करूँ तो थर्मो माने थर्मल माने हीट, न्यूक्लियो माने जिसमें न्यूक्लियस इन्वॉल्व है। थर्मो न्यूक्लियर एनर्जी बोले तो न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस। न्यूक्लियर फ्यूजन का एक प्रोसेस होता है। ठीक है, स्टार्स के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन का एक प्रोसेस होता है। क्या होता है ये प्रोसेस? इसमें दो वर्ड है, न्यूक्लियर एंड फ्यूजन। न्यूक्लियर माने कोई भी प्रोसेस जिसमें न्यूक्लियस हो, फ्यूजन मतलब टू मर्ज, टू कंबाइन, जुड़ना, आपस में जुड़ना। जैसे मैं हितेश के साथ फ्यूज हो जाता हूँ, चीज़ों को फ्यूज करते हैं ना, दैट इज फ्यूजन। तो न्यूक्लियर फ्यूजन का प्रोसेस ये कहता है, न्यूक्लियर फ्यूजन का प्रोसेस ये कहता है कि दो एटॉमिक न्यूक्लियाई जुड़ करके एक प्रोडक्ट बनाते हैं। यानी कि एक वो पकड़ा एक वो पकड़ा, दोनों ध्राम करके जोड़ दिए और एक तीसरा बन गया। 1 + 1 = 1। 1 ही होगा लेकिन वो बड़ा होगा साइज में। 1 + 1 2 मत कर देना, ये बात समझ लेना। ठीक है, तो सिंपल समझाता हूँ, ये = ये। आई बात समझ में? तो न्यूक्लियर फ्यूजन। अब मेरे बच्चों एक बात बताऊं, इसके अंदर भी कुछ एनर्जी थी, इसके अंदर भी कुछ एनर्जी थी, और अब ये दोनों जुड़े हैं तो इधर भी एनर्जी है। तो इस एनर्जी और इस एनर्जी में एक डिसबैलेंस है, इनकी एनर्जी में और इसकी एनर्जी में डिसबैलेंस है। और जो यूनिवर्सल लॉ है एनर्जी का, कि एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व्ड इन नेचर, एनर्जी में बैलेंस रहना चाहिए। तो एनर्जी का बैलेंस जैसे जब इस्टेब्लिश होगा तो एनर्जी रिलीज होगी। सिर्फ इतना समझो, इन दोनों में एनर्जी अलग अलग है, एनर्जी का इम्बैलेंस है। तो जब इम्बैलेंस है तो एनर्जी अपने आप को सेटल करेगी, बैलेंस करेगी, तो एनर्जी रिलीज होगी, और वो जो एनर्जी है वही है एनर्जी स्टार्स की एनर्जी। इसलिए उसे कहा गया है थर्मोन्यूक्लियर एनर्जी। ठीक है, तो दो छोटे न्यूक्लियस मिलकर जब एक बड़ा न्यूक्लियस बना देते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, दैट एनर्जी इज थर्मोन्यूक्लियर एनर्जी। और दो चीज़ों में फ्यूजन हुआ है इसलिए उसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियर फ्यूजन, जो हाइड्रोजन बॉम्ब में होता है, दैट इज हाइड्रोजन बॉम्ब। और सन में यही होता है। जो सन है, सन इज अ स्टार। सन इज अ, तेरा पहला चैप्टर है, ध्यान से समझना सारा। स्टार कौन है? सबसे बड़ा स्टार कौन है? सन। तो सन में क्या हो रहा है? हाइड्रोजन 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 = हीलियम। ठीक है, हाइड्रोजन मिलके क्या बन रहे हैं? हीलियम। खत्म कहानी। ये एक क्वेश्चन हो गया किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का। सन में इतनी एनर्जी किधर से आ रही है? कौन सा रिएक्शन हो रहा है? न्यूक्लियर फ्यूजन। सन के अंदर कौन सा रिएक्शन? देखो कल हम फिजिकल ज्योग्राफी लेने, लेकिन कल को मेरे को ये मत करें साइंस का क्वेश्चन, हमारी साइंस भी हो रही है, यही है साइंस में, यही आना।
सन में कौन सी एनर्जी है? न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस। न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस के थ्रू क्या हो रहा है? एनर्जी रिलीज। दो चीजें जुड़ रही है तो एनर्जी क्या हो रही है? रिलीज। और क्या कौन सा रिएक्शन हो रहा है? हाइड्रोजन मिलके क्या कर रहे हैं? हीलियम बना। आई बात समझ? तो जब सन में ये काम हो रहा है तो यहीं से एक बात अब प्रूफ हो जाती है पूरे वर्ल्ड लेवल पर कि सबसे पहले इस वर्ल्ड में कौन सी गैस आई? हाइड्रोजन। सबसे पहले कौन सी गैस आई? हाइड्रोजन। बस खत्म, ये भी दूसरा क्वेश्चन हो गया है ना, क्योंकि सन सेंटर है, सन ही था सबसे पहले। तो और सन में क्या रिएक्शन हो रहा है? हाइड्रोजन फ्यूज होकर हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है। तो हाइड्रोजन गैस सबसे पुरानी पहली गैस है। ओरिजिनली ना ऑक्सीजन थी ना नाइट्रोजन था, कुछ नहीं था, हाइड्रोजन थी। और आप जान के हैरान हो जाओगे ऑक्सीजन तो अर्थ के अंदर से बाहर आई है बहुत बाद में। जो लावा फूटा था, लावे फूटे थे तब ऑक्सीजन आई। अब पहले याद रखा कि हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन थी लगभग 74-75% और हीलियम थी। ठीक है, ठीक है। अब आपको इतना कंसेप्ट थोड़ा सा समझ आया है, न्यूक्लियर फ्यूजन, फ्यूजन, ये सारा कुछ। तो अब मैं दोबारा से यहीं पे आ रहा हूँ कि यूनिवर्स किससे बनता है। यूनिवर्स में क्या है? गैलेक्सीज। कितनी सारी गैलेक्सीज? उन गैलेक्सीज में से एक गैलेक्सी है मिल्की वे गैलेक्सी, और उस मिल्की वे गैलेक्सी में एक हमारा सोलर सिस्टम है। और आपको पता है उसमें कितने सारे और सोलर सिस्टम है? एक मिल्की वे में हमें सिर्फ अपना सोलर सिस्टम मिला है अभी, उसमें और कितने सारे सोलर सिस्टम हैं। तो ऐसी कितनी सारी गैलेक्सीज हैं, फिर उसमें कितने सारे सोलर सिस्टम हैं। और एक सोलर सिस्टम में हम सिर्फ एक सन और प्लैनेट्स की बात कर रहे हैं, और जो रात को इतने सारे स्टार्स दिखते हैं उनकी तो बात ही नहीं कर रहे हैं। तो एक मिल्की वे गैलेक्सी के एक सोलर सिस्टम में कितने सारे स्टार हैं, तो कितनी सारी मिल्की वेज और कितनी सारी गैलेक्सियों के कितने सारी मिल्की वेज में कितने सारे स्टार्स होंगे, जिनकी कोई काउंटिंग ही नहीं है। बेअंत और बेपनाह है यूनिवर्स, कोई नहीं पता लगा सकता। आई बात समझ में? तो बस आप इस पे फोकस करना, दैट इज सोलर सिस्टम। क्यों बढ़ रहे हैं हम सोलर सिस्टम? क्योंकि इस सोलर सिस्टम से आती है हमारी अर्थ। तो अर्थ के बारे में जानने से पहले थोड़ा सा सोलर सिस्टम के बारे में पता होना जरूरी है। अब अगर मैं बात करूं सीक्वेंस की, सीक्वेंस की बात हम करें तो कुछ ऐसा बनता है सीक्वेंस। मेरी ड्राइंग बहुत खराब है, बस इस चीज को आप कॉम्पनसेट करके चलना। ठीक है, ये बन गए ऑर्बिट। ठीक है, पूरे टोटल 9 ऑर्बिट बन गए। अब अगर इनकी बात करें तो ये देखिए सन, वाह क्या कॉम्बिनेशन, रेड एंड ब्लैक। लुक एट द डायनामिज्म। ये डायनामिक रिकॉर्डिंग करके डाल दो ना, मतलब एंड प्रोडक्ट हो जाए काम। तो ये सन है। अब हम बात करेंगे इसके बाद यहाँ पे देखिए मरकुरी। मरकुरी सबसे पहला प्लैनेट, सबसे नियरेस्ट सन के। मरकुरी की बात करें तो वीनस, नेक्स्ट प्लैनेट। थर्ड नंबर पे आती है हमारी अर्थ। अर्थ, ठीक है, 3 प्लैनेट हो गए। सन तो कितने नंबर पे होती है? अर्थ तीसरे नंबर पे। मरकुरी, वीनस, अर्थ। ठीक है, मैंने आपको कहा था, मेरे मेन स्टूडेंट ने बता दिया पहले। दोस्तों केड़ा मार्स, यहाँ पे आता है मार्स। इसकी खोज में जा रहे हैं सारे मंगल ग्रह। ठीक है, मंगल माने मार्स। ओके, तो मार्स के बाद कौन सा आता है मेरे बच्चे? हैं जुपिटर, सबसे बड़ा ग्रह, लार्जेस्ट प्लैनेट ऑन द सोलर सिस्टम, जुपिटर। जुपिटर के बाद सैटर्न, वेरी गुड, शनि ग्रह। सैटर्न के बाद यूरेनस, वेरी गुड। उसके बाद नेपच्यून को आप ए से भी लिख सकते हो, ई से भी लिख सकते हो, नेपच्यून। और उसके बाद एक प्लूटो है, आपकी बुक में है, प्लूटो भी प्लैनेट है बुक में, लेकिन अभी नहीं है प्लैनेट। अभी उसे क्या कहते हैं? ड्वार्फ प्लैनेट, छोटा। ड्वार्फ माने मतलब बौना, ड्वार्फ। प्लूटो बोले तो ड्वार्फ, ड्वार्फ प्लैनेट। ड्वार्फ माने मतलब बौना, छोटा। ठीक है, सो अब इसको प्लैनेट नहीं माना गया। तो अगर हम बात करें इनकी, इस यूनिवर्स सिस्टम की, सॉरी सोलर सिस्टम की, तो ये है अर्थ। इसके बारे में हमने स्टडी करनी है, ये है मेन हमारी कहानी। लेकिन इसमें मेन बात यह कुछ चीज़ें आपको समझाता हूँ।
सुनिए, यहां से समझने का प्रयास करिएगा। ये जो सारे के सारे प्लैनेट है ना, ये सन के अराउंड इस तरह से चक्कर लगा रहे हैं, तो इसको क्या कहते हैं हम? ऑर्बिट। और ऑर्बिट की एक चीज देखी है आपने ध्यान से, देखिए ये जो ऑर्बिट है ये इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, जब इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे अर्थ होगी तो वो सन के सबसे नजदीक होगी, और जब इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे होगी तो सन से सबसे दूर होगी, है ना। तो अगर इसी को मैं सर्कुलर कर देता तो जिंदगी बदल जाती है हम सबकी, सारी कहानी चेंज हो जाती थी अगर मैं इसको सर्कुलर कर देता। हर एक चीज का भगवान ने बहुत ध्यान से ध्यान रखा है। वो अर्थ को थोड़ा सा उसने बेचारे ने टिल्ट किया बनाने के बाद, वरना मौसम नहीं बदलने थे। फिर पाथ को उसने सर्कुलर की जगह एलिप्टिकल बनाया। अगर इसी को मैं अभी ऐसा बना दूं, अब अर्थ हर पॉइंट पे सेम डिस्टेंस पे है सन से, देखिए सर्कुलर पाथ है। और इसी को अगर मैं एलिप्टिकल कर दूं तो 2 पॉइंट्स पे सबसे नजदीक और 2 पॉइंट्स पे सबसे दूर। इन पोजीशनों को एपहीलियन एंड पेरिहीलियन कहा जाता है। एपहीलियन एंड पेरिहीलियन, और इससे बहुत फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है, लेकिन वो अभी हमारा टॉपिक नहीं है। अभी बस इतना समझो, आपका अगला क्वेश्चन कि ये जो पाथ होता है ये सर्कुलर होता है एलिप्टिकल। लिखो, जो प्लैनेट्स के ऑर्बिटल पाथ होता है उसे हम क्या कहते हैं? एलिप्टिकल। दैट इज एलिप्टिकल। एलिप्टिकल। और सुनिए, कुछ बेसिक टर्म्स ही करा रहा हूँ आपको मैं। ये जो प्लैनेट होते हैं ना, इन प्लैनेट की एक खासियत समझिएगा, ये प्लैनेट ऐसे नहीं होते हैं, ये ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है, ये ऐसे भी नहीं है, ये कैसे है? ये ऐसे है, ठीक है ना, ये वैसे है ना, ये वैसे वैसे कैसे? ये जो अर्थ है ये अपने एलिप्टिकल पाथ पे घूम रही है, रिवॉल्व, तो वो एलिप्टिकल पाथ इसके सेंटर में है, ना ये उसके नीचे है ना ये उसके ऊपर है, सेंटर में है। तो इसको क्या, ये जो अर्थ विष्णु इससे खेलते हैं, कहते हैं उनका गेंदा है, उनकी गेंद है, विष्णु की गेंद है। तो मेन थिंग इज कि ये जो ऑर्बिटल प्लेन है इसका अर्थ का, तो इसके सेंटर से पास होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं? ऑर्बिटल प्लेन। क्या कहते हैं? ऑर्बिटल प्लेन। यानी कि ये इसके ऐसे है सेंटर में, ना यहाँ है ना यहाँ है, ये सेंटर में घूमती है ऐसे। ओके, ठीक है, समझ आई? ये जरा बहुत कहानी बदल जानी है की समझ आया? ये जो घूमती है सन दे अराउंड घूमती है, ते ना अपने प्लेन के ऊपर और नीचे है, सेंटर है ऑर्बिटल प्लेन। ओके, अब सुनिए अर्थ के बारे में। ये जो अर्थ है ऐसे है, टिल्टेड, ये सीधी है, थोड़ी सी टेढ़ी है, तो ये टेढ़ी है, टिल्टेड, तो ये घूमती है, घूम रही है, घूम रही है, तो ये क्या है? व्हाट इज दिस? दिस इज एक्सिस, दिस इज एक्सिस। तो हम ये कहते हैं कि अर्थ किस पे घूमती है? अर्थ अपने एक्सिस पे घूमती है। देखिए अर्थ ऐसे है और ये है अर्थ का एक्सिस। ओके, एक्सिस, और यहाँ से गुजरता है प्लेन, ऑर्बिटल प्लेन, और ये एक्सिस से ये ऑर्बिटल प्लेन का ये क्या है? एंगल, दैट इज 66 डिग्री। तो आपको कोई पूछे कि ऑर्बिटल प्लेन से एक्सिस का एंगल क्या बनता है, अर्थ कितने डिग्री पे इंक्लाइंड है, तो एक तो एंगल ये है, एक एंगल ये है, ये 23.5 डिग्री, ये 4.5 डिग्री। आई बात समझ में? तो अगर आपसे कोई पूछे तो सिंपल एक चीज समझा देना किसी को भी। वो सिंपल चीज क्या है? ये है कि ये है अर्थ, सीधी वाली है, सीधी होती तो ये होना था एक्सिस, ये रहा एक्सिस, लेकिन अर्थ सीधी नहीं है, अर्थ ऐसे है, टेढ़ी है थोड़ी सी, तो इसकी वजह से ये है इसका एक्सिस, जबकि होना चाहिए था ये। तो ये जो एंगल है ये 23.5 डिग्री है। तो अर्थ अपने अक्ष पे कितनी झुकी हुई है? अर्थ अपने एक्सिस पे कितनी झुकी है? 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री झुकी है। हाँ देखो 23.5 डिग्री। ओके, ऑर्बिटल प्लेन पता लग गया,
एक्सेस पता लग गया, नहीं भी पता लगा तो दोबारा भी पूछ सकते हो, मैं दोबारा बता दूंगा, इसमें कोई बात नहीं है। समझ आ रहा है विवेक? ये देखिए दोबारा से एक चीज समझिए, ये अर्थ देखिए टेढ़ी है ना, सीधी नहीं है ना, हाँ सीधी है और अर्थ इतना है, ऑलरेडी घूम रही है, कहा देते हैं ए एक्सेस है। और अर्थ की एक खासियत है कि घूमते हुए चक्कर लगा रही है, रोटेशन करते हुए रिवॉल्व भी कर रही है सन के अराउंड। तो सेंटर में सन है, उसके अराउंड रिवॉल्व कर रही है और रिवॉल्व करते हुए साथ में रोटेट भी कर रही है। रोटेशन करने की वजह से दिन और रात होते हैं, 24 घंटे दिन और रात, 1440 मिनट में 360 डिग्री का एक चक्कर मारती है। 24 घंटे माने 1440 मिनट, मतलब 360 डिग्री का एक चक्कर, यानी कि एक लॉन्गिट्यूड से दूसरे लॉन्गिट्यूड में जाने में 4 मिनट का फर्क। तो इसलिए जो ग्रीनविच मेरिडियन लाइन है लंदन से गुजरती है 0 डिग्री से, और इंडिया की इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन 82.5 से गुजरती है, तो वहाँ से लेके हमारे यहाँ का टाइम का डिफरेंस क्या है, 5.5 घंटे। तो मोबाइल का टाइम सेट करके होता ना 5.30 GMT ग्रीनविच मेरिडियन, तुम्हें बात सुना होगा ना सर। तो अर्थ इस वे में रोटेट कर रही है और रिवॉल्व कर रही है। रिवॉल्व कैसे कर रही है, ये सन है तो गोल नहीं घूम रही है, ऐसे घूम रही है, एलिप्टिकल। ओके, एलिप्टिकल, एलिप्टिकल होता है चक्का, गोल होता है इतना, ठीक है। एलिप्टिकल माने अंडे दी शेप, अंडे दी शेप देखिए, एग दी शेप, दैट इज एलिप्टिकल। अंडा कदे गोल नहीं होता ना, अगों भी चुन होंदी, विचों भी चुन होंदी, विचों खुले होता है ना। चलिए अब अगर हम आगे की बात करें कि क्या सारे ही प्लैनेट ऐसा कर रहे हैं, मेन क्वेश्चन पैदा होता है कि सारे ही प्लैनेट ऐसा कर रहे हैं, तो हाँ कर ही रहे हैं, ऐसी भी क्या बात है। समझा देते हैं अब आपको प्लैनेट्स के बारे में। ना नई नई चीजों का चस्का बड़ा होता है। आप बिल्कुल को दिख भी रहा होगा। एक्सेप्ट स्टडी, आपकी सारी नई चीजों को मुझे चस्का होता है। चलिए सुनिए, देखिए सारे ही प्लैनेट ऐसा ही करते हैं, लेकिन एक चीज आपको मैं बता दूं, ये क्वेश्चन कभी मत भूलना, एक बात याद रखना। देखिए ठीक है, पूरा यूज करा है, मार करूंगा। ये देखिए, ये कभी मत भूलना, ये देखिए अर्थ घूम रही है, अर्थ घूम रही है, इधर वेस्ट होता है, इधर ईस्ट, इधर नॉर्थ, इधर साउथ। अर्थ किधर से घूम रही है, वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है। अब 2 मिनट के लिए इसको अर्थ को घुमाते घुमाते मैं ये करने जा रहा हूँ, अर्थ को घुमाते घुमाते मैंने ये कर दिया, है ना। दीवार से घड़ी उतारो क्लॉक, उसको भी ऐसे ही कर दो। तो घड़ी के कांटे कैसे चलते हैं, ऐसे, और अर्थ कैसे चल रही है, ऐसे, यानी कि अर्थ एंटी क्लॉकवाइज चल रही है ना। अर्थ कैसे घूम रही है, एंटी क्लॉकवाइज। तो सारे प्लैनेट्स एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, सिर्फ 2 को छोड़ के, वीनस और यूरेनस, ये क्लॉकवाइज घूमते हैं ऐसे। ये समझ आया, नहीं समझ आया एक्सपेरिमेंट? हाँ देखो, इतने रखा, इन्होंने इस तरह घुमाया, है ना, सिंपल, इन्होंने इस तरह घुमाया, इतने घड़ी लगी हुई है, आ घड़ी है, ठीक है, ओके। आ घड़ी के कांटे किधर नूं किधर जा रहे हैं, इस तरह, है ना। जो मैं इस तरह कर दूँ, घड़ी इस तरह देखा ऊपरों, तो घड़ी कांटे कितना है, इस तरह। आ उंगलियां देखो इस तरह है ना, घड़ी के कांटे। लेकिन अर्थ किस तरह है, इस तरह, इस तरह, दिस वे। ते घड़ी के कांटे कितना सी, इस तरह। इतने खड़े हो जाओ ऊपर नॉर्थ पोल से, हमेशा नॉर्थ पोल से खड़े होके देखिए डायरेक्शन, नॉर्थ पोल से खड़े हो जाओ, कितना घूम रही है, इस तरह, है ना।
ਤੇ ਜੇ ਇਹੀ ਘੜੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾਰਥ ਪੋਲ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਘੁੰਮਣੀ ਸੀ ਇਦਾਂ ਸੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਈ ਐਂਟੀ ਕਲॉकवाइज ਹੋਰ ਸੁਣੋ ਸਾਊਥ ਪੋਲ ਤੋਂ ਵੇਖੋਗੇ ਤੇ ਬਦਲ जाना सी अपन नॉर्थ पोल की गल करते हैं ठीक है सो एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं सारे प्लैनेट्स लेकिन सिर्फ किनको छोड़ के ये तो बैक ये क्वेश्चन कौन से पेपर ने नहीं घिसाया मेरे जो सारे पेपर निकाले थे सबका फेवरेट क्वेश्चन है वीनस और यूरेनस जो है वो क्लॉकवाइज घूमते हैं बाकी सारे ऐसे घूमते हैं इंटरेस्टिंग है ना कोई नहीं बेटा जब बुक पढ़ोगे तो पता लग जाएगा इंटरेस्टिंग है कि है इतनी मेहनत मैं इस तरह कर रहा है कि बुक पढ़ के हमें घबरा ना जाओ चलिए ये एक फर्क था इनका मैंने आपको ये भी बताया और सुनिए सबकी खासियत है सब बहुत अच्छे हैं सारे ही प्लैनेट एक काम सेम करते हैं रेवोल्यूशन जैसे ये वेस्ट टू ईस्ट घूम रहे हैं ना तो अब अगला क्वेश्चन पैदा होता है कि चक्कर सन के अराउंड कैसे लगाते हैं ऐसे नहीं चक्कर भी वेस्ट टू ईस्ट ऐसे ही ठीक है ਚੱਕੀ ਕਿਦਾਂ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਆ ਆਟੇ ਵਾਲੀ ਇਦਾਂ ਆਟਾ ਪੀਂਦੇ ਹੀ ਨਾ ਇਦਾਂ ਚੱਕੀ ਘੁਮਾਉਣੀ तो चक्की भी इतना ही घूमती है चक्की इतना नहीं घूमती ओके तो एंटी क्लॉकवाइज ही घूमते हैं एंटी क्लॉकवाइज ही रिवॉल्व करते हैं लेकिन वीनस और यूरेनस क्लॉकवाइज घूमते हुए एंटी क्लॉकवाइज चक्कर मारते हैं ठीक है अब सुनो रेवोल्यूशन सेम है रेवोल्यूशन सबकी सेम है रेवोल्यूशन वेस्ट टू ईस्ट लेकिन रोटेशन दो का फर्क है दैट इज वीनस यूरेनस दैट इज ईस्ट टू वेस्ट ओके ठीक है बस इतना सही फर्क है अच्छा मुझे बताओ इतने में कोई डाउट हुआ किसी को हाँ किसी को ना चलो अब सुनिए दो चीजें सन फिर से बना दिया हमने अब सन जो है इसके अराउंड ये तो ये जो चार प्लैनेट हैं मरकुरी वीनस और मार्स इनको हम क्या कहते हैं दे आर टेरेस्ट्रियल और इनर प्लैनेट्स दे आर इनर प्लैनेट्स और टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स ओके इन्हें टेरेस्ट्रियल और इनर प्लैनेट्स कहते हैं व्हाई टेरेस्ट्रियल चलिए पहले तो आपको इन वर्ड्स का मतलब समझाएं हम वर्ड का मतलब जो टीचर ना समझाए तो उसका कोई फायदा नहीं है जो सांसें ले लंबी लंबी तो टेरेस्ट्रियल एंड सेलेस्टियल तो टेरेस्ट्रियल बोले तो अर्थ से रिलेटेड मतलब ग्राउंड से रिलेटेड सेलेस्टियल बोले तो स्काई से रिलेटेड ठीक है टेरेस्ट्रियल बोले तो नीचे के सेलेस्टियल बोले तो ऊपर के तो इसलिए हम चंद्रमा हम स्काई हम स्टार्स हम सन इन सबको क्या कहते हैं सेलेस्टियल बॉडीज इवन प्लैनेट्स को भी हम सेलेस्टियल बॉडीज ही कहते हैं ठीक है अब सुनिए तो ये जो प्लैनेट्स हैं ये एक तो चार प्लैनेट जो हैं ये टेरेस्ट्रियल और इनर प्लैनेट्स हैं दैट इज मरकरी वीनस अर्थ और मार्स क्यों कहते हैं इन्हें टेरेस्ट्रियल और क्यों कहते हैं इनर प्लैनेट पहली बात तो ये क्या है बहुत ये साइज में क्या है स्मॉल दे आर स्मॉल तो स्मॉल कोई भी चीज होगी तो क्या होगी ओस डेंस दे आर स्मॉल एंड वेरी डेंस लाइक अर्थ वेरी डेंस फर्क पता लग रहा है ना हमेशा यूपीएससी के अकॉर्डिंग यही चीज़ें छोटी क्लास की बुक्स में भी होती है बट डिटेल में नहीं होती पढ़ रहा है इनको भी यही जा रहा है यही चीज़ें होती हैं ये इसमें हर चीज़ क्या है लॉजिक बताएंगे वो ठीक है लेकिन लॉजिक शुड बी रेलेवेंट लॉजिक ढूंढने अंदर नहीं चले जाना गुफा में बाहर नहीं आना तो ये जो प्लैनेट्स हैं ये साइज में स्मॉल हैं और स्मॉल कोई भी चीज़ होती है तो वो ठोस होती है ठीक है जैसे मैं आपको एक बात बता दूँ आप 5 किलो चीनी का लिफाफा ले लो और उसके बगल में पड़ा 5 किलो का बट्टा ले लो स्मॉल है लेकिन डेंस है तो 5 किलो चीनी लार्ज है और कम डेंस है ना घनत्व कम है डेंसिटी मतलब सघनता घनत्व ठीक है अब
हम बात करेंगे अगले प्लैनेट्स की, दैट इज ये थे टेरेस्ट्रियल और इनर प्लैनेट्स। द नेक्स्ट वन इज जियांट प्लैनेट्स और आउटर प्लैनेट्स। इसमें बहुत सारे आ जाएंगे, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ठीक है। और ये जो हैं ये लार्ज हैं और लो डेंसिटी, इनकी डेंसिटी कम है। अब बच्चों यहाँ से एक आंसर निकालते हैं, हाई डेंसिटी, लो डेंसिटी। तो ये कौन से हैं? हाई डेंसिटी मतलब ये दीज आर रॉकी, ये रॉकी हैं, चट्टानियाँ हैं, चट्टानियाँ क्योंकि डेंसिटी बहुत है, और दीज आर गैसियस क्योंकि लो डेंसिटी। लॉजिक से काम करते हैं, प्रूफ, हाइपोथेसिस प्रूफ, ओके। अच्छा ऐसा क्यों लिखते हैं डेंसिटी प्रूफ? अब सुनिए एक इम्पोर्टेंट चीज जो बहुत इम्पोर्टेंट है, ओके। तो इनर प्लैनेट और आउटर प्लैनेट के बीच में क्या है? एस्टेरॉइड बेल्ट, एस्टेरॉइड बेल्ट, सिंपल सी बात, कोई टेंशन ही नहीं। और आपको ये क्वेश्चन आएगा तो आपको पूछेगा कि एस्टेरॉइड बेल्ट कौन कौन से प्लैनेट में है, तो इधर से मार्स और इधर से जुपिटर। तो मार्स और जुपिटर के बीच में क्या है? एस्टेरॉइड बेल्ट। एस्टेरॉइड पता नहीं होते बच्चे, एस्टेरॉइड क्या होते हैं? चट्टाना, आज को मरीजन। तो पहले सन है, फिर मार्स, फिर वीनस, फिर अर्थ। पहले सन है, फिर मरकुरी, वीनस, अर्थ, फिर मार्स, मंगल ग्रह। उसके बाद एक चिट्टे रंग के पत्थर ਦੀਆਂ चट्टाना हवा को भरियां ने चक्कर ਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜੁਪੀਟਰ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸਟਰੋਇਡ ਬੈਲਟ ਕਿਹੜੇ ਪਲੈਨਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ? ਮਾਰਸ ਐਂਡ ਜੁਪੀਟਰ, ਓਕੇ। ਨੈਚੁਰਲੀ ਆ ਛੱਡਤੀਆਂ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖੋ ਸਾਹਮਣੇ, ਕਦੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਹੀ ਬਾਹਰ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਰਾਮਾਨੰਦ ਸਾਗਰ ਦੇ ਨਾਟਕਾਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਚट्टाना ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰੀਨ ਚੋਂ ਉੱਤੋਂ ਚਲਾ ਦਿੰਦੇ ਫੜ ਕੇ। ਸੋ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਮੇਰੇ ਟਾਈਮ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਪਲੈਨਟਸ ਹਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸ਼ੇਪ ਨਹੀਂ, ਪਲੈਨਟ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਪ੍ਰੋਪਰ ਗੋਲ, ਉਹ ਅਸਿਮੈਟ੍ਰੀਕਲ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਸ਼ੇਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਲੈਨਟਸ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਰਬਿਟ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਰਬਿਟ 'ਚ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਆਰਬਿਟ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣਾ, है ना, कली कली। और प्लैनेट वाले ऑर्बिट से एक ही प्लैनेट है, जिवें अर्थ वाले ऑर्बिट से कोई दूर होगा तो टकरा नहीं जाऊगा अर्थ नाल। उत्थे की है कि एक ऑर्बिट दे विच कितने सारे स्मॉल रॉक्स हैं, मतलब वो रॉक्स इकट्ठियां होके घूम रही हैं, एनॉर्मस रॉक्स, काउंटेड उन्हां दी काउंटिंग ही नहीं है, ठीक है। सो उन्होंने रॉक बेल्ट कहते हैं, एस्टेरॉइड बेल्ट, ठीक है। मतलब की उन्होंने नहीं इतनी डिस्टेंस ने ग्रेविटेशन फोर्स एक दी ग्रेविटेशन फोर्स एक ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਗਲ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੀ ਬਿਨਾਂ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ ਅਚੀਵ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਂਟਰ। ਆਪਣੇ ਪਲੈਨਟ ਵੀ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਆਰਬਿਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਡਿੱਗਦੇ। अर्थ क्यों नहीं बाहर आके दूसरे प्लैनेट में टकरा के, क्योंकि सन की ग्रेविटेशन ने उन्होंने बाउंड करके रखा हुआ है आपस में, ठीक है। चलिए इसको टाइडल फोर्स कहते हैं, दैट इज टाइडल फोर्स, ओके। कुछ प्रकाश डालना चाहेंगे आप इसमें, ठीक है। इन्हीं का कहानी समझ आई है। इनर प्लैनेट्स, आउटर प्लैनेट्स, इनकी फॉर्मेशंस, एस्टेरॉइड बेल्ट, मरकरी, मार्स, जुपिटर, ये वो, यूनिवर्स, गैलेक्सी, सारा आ गया कंसेप्ट समझ में। ऑलरेडी एस्टेरॉइड वाली कहानी में क्लियर होगी, जो मैं थ्योरीज कराऊंगा ना नहीं होगी, ठीक है। टीटीएन बोर्ड लॉ, टीटीएन बोर्ड लॉ, दैट इज बोर्ड लॉ। इसको ओरिजिनल सिर्फ कहते हैं बोर्ड लॉ। टीटीएन चाहे आप उड़ा नहीं सकते हो, इसके साथ अत्याचार हुआ है। दो लोग थे, जॉन टीटीएन, जॉन बोर्ड। जॉन टीटीएन ने ये रूल बनाया था, जॉन बोर्ड ने इसका प्रचार किया, तो प्रचार करने वाला ज्यादा बड़ा हो गया, तो वैसे इसका नाम है टीटीएन बोर्ड लॉ। ये क्वेश्चन आता होता है, एसएससी का तो फेवरेट है कि दूरियां कैसे मापते हैं। तो इसमें एक फंडा है, टीटीएन बोर्ड लॉ क्या कहता है कि सिर्फ अगर पहले वाली पोजीशन को छोड़ दें तो हर प्लैनेट अपने पहले वाले प्लैनेट, जो उसका पहले वाला प्लैनेट जितना दूर है उससे डबल दूर है। अब तुम कहाँ, हर प्लैनेट सन से उतना दूर है जितना दूर उससे पहले वाला प्लैनेट है ना, उसका डबल। जैसे अगर ये 3 किलोमीटर दूर है तो ये 6 किलोमीटर दूर है उससे,
ये 6 किलोमीटर दूर है तो ये वाला 12 किलोमीटर दूर है, यानी कि अपने आगे वाले के डिस्टेंस से डबल। खत्म कहानी, दैट इज टीटीएम। ऑलमोस्ट 7 को प्लैनेटों की दूरी तो इसने सही बता दी थी, 2 में गड़बड़ हो गई थी, इसलिए इसको खंडन कर दिया लोगों ने, लेकिन फिर भी दुनिया से मांगती है कि 7 प्लैनेटों के बारे में बता देना। और यूरेनस के बारे में तो इसने एकदम सेट बता दिया बिल्कुल उस जमाने में टीटीएम बोर्ड ने। यूरेनस जितनी दूरी पे बिल्कुल इसी फंडे से बैठे बैठे थे। देखो उस टाइम पे ना वेव्स थी, ना रेस थी, ना कुछ, ना कंप्यूटर्स थे, तो कैसे बता देते थे ना ये लोग, है ना, टीटीएम बोर्ड। तो ये फॉर्मूला ये याद रखना आप। टीटीएम बोर्ड लॉ के बाद मैं आगे एक वर्ड यूज करने जा रहा हूँ। पहले मैं आपको सिर्फ वर्ड्स एक्सप्लेन कर रहा हूँ छोटे छोटे, क्योंकि थ्योरीज तभी आएंगी अगर वर्ड्स आ जाएंगे। अगला वर्ड है स्टेलर। स्टेलर वर्ड हमेशा यहाँ वहाँ पे यूज होता है जहाँ पे हम स्टार्स की बात करते हैं, ठीक है, आई बात समझ में, स्टार्स की या ऊपर की चीज़ों की बात करते हैं, तो स्टेलर वर्ड हमेशा वहाँ पे यूज होगा। आगे अगला वर्ड मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, नेबुला। नेबुला वर्ड हमेशा वहाँ पे यूज होगा, दैट इज क्लाउड ऑफ गैस, दैट इज गैस क्लाउड, ओके, यानी कि क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैस, मिट्टी का एक बादल और गैस का एक बादल, जहां से सब निकले हैं। तो अगर आप मिल्की वे और आकाशगंगा को देखो तो एक क्लाउड सा ही तो है, और उसमें कितनी सारी स्टेलर बॉडीज हैं, है ना, तो दैट इज नेबुला, ओके। ये नेबुला वर्ड इतनी आसानी से नहीं मिला था, इसका जन्म होने में बहुत टाइम लगा था। नेबुला के बाद अगर मैं एक वर्ड यूज करूं, आर्किपिलेगो ऑफ स्टेलर बॉडीज, तो हर एक गैलेक्सी में बहुत सारे छोटे 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 स्टेलर बॉडीज हैं, तारों के झुंड। हर एक यूनिवर्स में कितने सारे तारों के झुंड है ना, उनको कहते हैं हम आर्किपेलागो। जैसे ओशियंस आइलैंड्स के झुंड, वैसे तारों के झुंड, ओके, ये उसकी टर्म है। उसके बाद अगर हम बात करें हॉट ओरिजिन थ्योरी, कोल्ड ओरिजिन, हॉट ओरिजिन और कोल्ड ओरिजिन। देखिए हॉट ओरिजिन थ्योरी ये कहती है कि ये यूनिवर्स जब बना, जब ये यूनिवर्स सोलर सिस्टम बन रहे थे, तो ये हॉट मैटर से बने, एक हॉट मैटर से बने, जो मैटर उस टाइम पे गर्म था, हॉट था, ठीक है। कोल्ड ओरिजिन थ्योरी ये कहती है कि यूनिवर्स जब बना तो ये कोल्ड मैटर से बना, जो बनने टाइम भी कोल्ड था और हमेशा कोल्ड ही रहा, ठीक है। ये तो ओरिजिन के बेसिस पे थ्योरी होगी। अगर मैं बात करूं सेलेस्टियल बॉडीज की, सेलेस्टियल बॉडीज की, तो 3 थ्योरीज हैं, मोनिस्टिक, 3 मॉडल है, मोनिस्टिक, ड्यूलिस्टिक, हाइब्रिड। मोनिस्टिक मॉडल क्या कहता है कि यूनिवर्स के बनने में सिर्फ एक ही चीज, एक ही मैटर का रोल है। ड्यूलिस्टिक थ्योरी ये कहती है कि यूनिवर्स के बनने में 2 मैटर का रोल है, और हाइब्रिड मॉडल ये कहता है कि यूनिवर्स के बनने में 2 से ज़्यादा मैटर का रोल है, ओके। ये चीज़ें अभी समझ आएंगी जब हम आगे थ्योरीज करेंगे। मोनिस्टिक माने 1, ड्यूलिस्टिक माने 2, हाइब्रिड माने 2 या 2 से 3 ज़्यादा, ट्राई हाइब्रिड भी कह सकते हैं इसको। अब हम एक बात डिस्कस करते हैं कि कितनी सारी थ्योरीज दी लोगों ने, कितने सारे मॉडल बनाए गए, उन थ्योरीज और मॉडल की इसी थ्योरीज दी लोगों ने, कितने सारे मॉडल दिए, उन थ्योरीज और मॉडल में से 90% जो थी वो गलत निकली, बाद में 10% जो है वो सही प्रूव हो गई। लेकिन सारी थ्योरी से एक चीज़ तो पता लग गई, और वो सच है कि सारे प्लैनेट्स के बनने का प्रोसेस सेम था, सारे प्लैनेट के बनने का टाइम सेम था। क्या था? टाइम सेम था, प्रोसेस सेम था। अब आपको एक बात बताता हूँ कि आप जब बुक पढ़ोगे ना, बुक में बड़ा सारा डाटा है। डाटा बोलते हो कि डेटा बोलते हो? डाटा है, डाटा ही बोलते हो ना, डेटा भी बोलते हो, है? अच्छा।